दोस्तों, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम वुमेन हावर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल रहीम। शहर हैदराबाद में दुनिया के आगे सिर्फ तहजीब व तमद्दुन और चार मीनार ही पेश नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसी शख्सियतें भी यहां पर जन्म लेती रहीं जिन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए मायूसी के अंधेरे में उम्मीद और कामयाबी की किरण साबित होती रही हैं। तकबीर फातिमा साहिबा, मुंसिफ टीवी में आपका तहदिल से हम इस्तकबाल करते हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का ये प्रोग्राम पे। तकबीर फातिमा, जी हाँ, एक ऐसा नाम जो आज आर्किटेक्ट की दुनिया में अजनबी नहीं रहा। आप हैदराबाद की पैदाइश हैं, चूँकि आपके वालिद सऊदी अरेबिया में सिविल इंजीनियर थे, इसलिए इंटर तक आपकी तालीम वही हुई। चूँकि 5वीं जमात से ही आपने आर्किटेक्ट का ख्वाब सजा रखा था, इसीलिए हिंदुस्तान आने के बाद CSI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग सिकंदराबाद से और आर्किटेक्चर एसोसिएशन ऑफ लंदन से मास्टर्स की डिग्री आपने हासिल कर ली और अपने ख्वाब को साकार करने के लिए डिज़ाइन अवेयर और बिल्ड अवेयर नामी कंपनी में नित नए डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में आप मसरूफ़ हैं। ख़ास बात यह कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने 100 वुमेन आर्किटेक्ट्स इन प्रैक्टिस नामी किताब पब्लिश की है, जिसमें तकबीर फातिमा की सलाहियतों का भी जिक्र शामिल है। आज तकबीर फातिमा हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इस प्रोग्राम में हम उनसे जानना चाहेंगे इस मकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग से लेकर अब तक आपकी जर्नी कैसी रही? मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था आर्किटेक्चर का। मुझे पता नहीं था आर्किटेक्चर क्या होता है, मगर मुझे डिज़ाइन करना, नई चीज़ें इजाद करना और सजाना, बिल्डिंग्स बनाना, ये सब चीज़ों का शौक़ था। बाद में थोड़ा बड़े होने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ऐसी कोई फील्ड है आर्किटेक्चर जिसमें बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ना सिर्फ बिल्डिंग्स, बाद में मुझे मालूम हुआ कि हर किस्म की स्पेसेस डिज़ाइन कर सकते हैं आर्किटेक्ट्स। और आर्किटेक्ट्स सिर्फ आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि छोटी सी एक पिन से लेके एक बड़े शहर तक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपने स्टार्टिंग में सोच लिया था कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, और अब आप एक अच्छा आर्किटेक्ट बन चुके हो। आप बिल्ड अवेयर और डिज़ाइन अवेयर जैसी बड़ी कंपनी के लिए आप अच्छे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, अच्छे डिज़ान तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये कितना प्राउड फील होता है कि जो सोचा था आज मैं वही करने जा रही हूँ? मुझे बहुत खुशी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा तो एक ही ख्वाब था कि मैं डिज़ाइन करूं। बाद में ये एम्स जुड़ते गए कि मैं पहले डिज़ाइन अवेयर कायम किया मैंने, फिर बिल्कुल पैंडेमिक में हम लोगों ने बिल्ड अवेयर शुरू किया। तो डिज़ाइन अवेयर के साथ साथ हम लोग अलग अलग वेंचर्स शुरू करते रहते हैं। उसके साथ एजुकेशन का भी होता है और अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सब जुड़ते गए हम लोग के उसके साथ। तो पहले सिर्फ यही एम था कि मैं कुछ डिज़ाइन करूं, कुछ बिल्डिंग्स बनाऊं, ये मेरा एम था। और आगे जैसा बढ़ते गया वो एम बड़ा होता चला गया। जी, अभी आजकल ना एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप लड़की हैं या आपको घर में ही रहकर पढ़ना होगा, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने यहाँ भी तालीम हासिल की, आप लंदन भी मास्टर्स करने के लिए गए, आप अपने घर से दूर रहे। कितना स्ट्रगल करना पड़ता है जब एक इंसान घर से दूर रहकर, अपने परिवार वालों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करता है? अलग अलग लोगों के अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं जी। तो मैं नहीं सोचती कि मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मेरे ख़ानदान का सपोर्ट था, मेरे माँ बाप का सपोर्ट था साथ। तो उनके इंकरेजमेंट से और उनके आगे बढ़ाने से ही मैं आगे बढ़ सकी। तो मुझे इतना ऐसा नहीं दिखता कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। ये फैमिली का सपोर्ट था आपके साथ? जी, तो इसमें आपको काफ़ी सहारा उनकी तरफ से मिला, तो आप इस मुकाम पर पहुंच गए। उनको भी थैंक यू बोल देते हैं। फिलहाल अगर हम ज़माने हाल को देखें तो बहुत सारी लड़कियां जो है वो घर में ही हैं। उनके माँ बाप उनको वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं कि आप बाहर जाइए, आप पढ़िए, आप अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप उन वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, वाकई में अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम, इतनी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें? नहीं, मैं नहीं समझती कि आजकल इतने ज़्यादा वालिदैन हैं जो अपनी बेटियों को रोक रहे हैं। मतलब पहले से काफ़ी सुधार हुआ है। बिल्कुल। तो ये ख़ास तौर पे हैदराबाद में पढ़ाई और आगे बढ़ने का ये जज्बा ये बहुत ज़्यादा है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी।
और तो ये सिर्फ ये मेरा मैसेज है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो लड़कियां पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं और आप अपने पैरों पे ठहर सकते हैं। अच्छा, एज ए वुमेन, एज ए गर्ल, ये जो आर्किटेक्ट का जो पेशा है वो किस तरह से सूट करता है? कितने %? जैसे लड़की है डॉक्टर बनेगी, लड़का है इंजीनियर बनेगा, लेकिन आर्किटेक्ट कौन बनेगा? ये किस जेंडर को ज़्यादा सूट कर रहा है? आर्किटेक्ट जो है थोड़ा सा अलग सोच होती है। तो ये जेंडर के लिहाज से नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी फील्ड जेंडर के लिहाज से सूटेबल होती है। मगर आर्किटेक्चर में आपका जेंडर से ज़्यादा आपकी क्या दिलचस्पी है, आप क्या करना चाहते हैं, और आपके क्या क्या स्किल्स हैं, ये चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, ना कि जेंडर। अच्छा, एक स्टूडेंट है, वो आपसे सवाल कर रहा है कि मैं भी आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे कुछ आप गाइड कर दीजिए कि मैं क्या करूँ, मतलब इसको अपना करियर बनाने के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से अपनी जो है स्टडी शुरू करनी चाहिए? जी, तो हम लोग कई स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा वो स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं आर्किटेक्ट। तो ये वजह सही नहीं है कि कोई आपको आपके माँ बाप बोल रहे हैं आर्किटेक्ट बनो, ये नहीं है। आपके अंदर क्यों है ये जज्बा कि मैं आर्किटेक्ट बनूं। तो इसमें ऐसे अलग अलग सोच है कि ये अच्छे आर्टिस्ट होना चाहिए आर्किटेक्ट बनने के लिए, या कुछ ऐसे किस्म की सोच है, मगर ये ज़रूरी नहीं है। आप कई आर्किटेक्ट्स ऐसे हैं जिसको लाइन भी ठीक से बनानी नहीं आती, मगर आर्किटेक्ट बनने के लिए एक ऐसी सोच होना चाहिए कि मुझे बदलाव लाना है, मुझे कुछ नया इजाद करना है। ये सोच है आपके अंदर तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल आप कुछ बता जी, उसके लिए ये तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, नाटा शायद एंट्रेंस एग्ज़ाम है करंटली, जो और कई आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं। मेन चीज़ ये है कि आप अपने जो हॉबीज़ हैं या अपने जो टैलेंट्स हैं उसको आप शार्पन करते रहना चाहिए। तो अगर आपको जैसा कि अगर आप पोएट्री लिखते हैं तो वो पोएट्री भी आपके काम में आ सकती है आर्किटेक्चर इसमें एडमिशन हासिल करने के लिए। अगर आप अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हैं या आप ड्राइंग करते हैं या कोई और चीज़ जैसा कि एनिमेशन या कोई और दूसरे फील्ड्स जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उसके अंदर आपको दिलचस्पी है, मगर आप आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप वो फील्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्किल्स या वो टैलेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आर्किटेक्ट बनने के लिए। बिल्कुल सही। मैं कुछ ना पीछे जाना चाहूँगा। आज से 20 साल पहले ये फील्ड मतलब किस तरीके से यहाँ काम होता था, और अब आर्किटेक्ट ये फील्ड कितना तरक्की कर चुका है, किस तरह से काम कर रहा है? जी, तो 20 साल पहले जब मैं खुद पढ़ रही थी जी, तो जब ये पहले तो बहुत कम कॉलेजेस हुआ करते थे हैदराबाद में, और ये फील्ड में ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी नहीं थी और मालूमात नहीं थे लोगों को। अब तो वो टाइम पे जो है ज़्यादातर मैनुअल ड्राफ्टिंग करते थे, हाथ से बनाते थे ड्राइंग्स, और जब भी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हुआ ये कंप्यूटर पे ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग, ये सब चीज़ें जब भी शुरू हुए थे, और ये कॉलेजेस में इतना इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये फील्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कॉलेजेस ज़रा थोड़ा पीछे हैं, कॉलेजेस को भी आगे बढ़ना चाहिए फील्ड के साथ साथ। अब जो है क्योंकि तेलंगाना फॉर्म हो गया है और तेलंगाना में बहुत इनोवेशन और नए नई चीज़ें ईजाद हो रहे हैं, IT इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज़ जो हैं दूसरे, उसमें कई किस्म की तब्दीली आई है और कई तरक्की हुई है। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर में भी तरक्की हो रही है अभी। तो अब जो हम लोगों का तरीक़ा है काम करने का, हम लोग ड्राइंग्स करने के बजाय हम लोग 3D मॉडलिंग ज़्यादा करते हैं। हम लोग 3D में सोचते हैं, 2D ड्राइंग्स, लकीरों से ड्राइंग जो होती है 2D में सफ़े पे, उससे पहले ही हम लोग मॉडल बनाते हैं। तो हम लोग फ़िज़िकल मॉडल बनाते हैं, यानी कि कुछ मटेरियल लेके मॉडल बना रहे हैं, या 3D डिजिटल मॉडल यानी कि कंप्यूटर में मॉडल बनाते हैं।
तो इस मॉडल में हम लोग चल के भी देख सकते हैं कि कैसे रहेगी बिल्डिंग और कैसे रहेगी वो जगह। तो वो चल के जब हम लोग वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके जैसे कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट होता है या अपने स्मार्टफोन पे भी हम लोग चल के देख सक रहे हैं कि एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं, वो बिल्डिंग बनने से पहले ही पूरा हम लोग उसकी सैर कर सक रहे हैं। तो वो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अब तो वो बनने से पहले ही हम लोग उसको समझ सक रहे हैं, उसके बाद हम लोग उसमें चेंजेस करके या उसको डेवलप करके बना सक रहे हैं। बड़ा चेंज ये आ गया वाकई। बिल्कुल। आपकी स्टोरी रिसर्च कर रहे थे, आप डेनमार्क गए थे कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोगों को इनवाइट किया गया था डेनमार्क, मगर वो वीज़ा हम लोग का टाइम पे नहीं लगा, तो हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हम लोग को देना पड़ा। अच्छा, ऑनलाइन देनी पड़ी थी प्रेजेंटेशन? जी। तो ये हम लोग अभी हाल ही में 1 साल पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। तो आप सुने होंगे कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनरेटिव टूल्स हैं, जिससे हम लोग ना सिर्फ हम लोग पहले कंप्यूटर्स और मशीन्स वही करते थे जो हम उसको बोलते थे, मगर अब हम सिर्फ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर जो है वो अपनी सोच से ये कुछ ना कुछ ईजाद कर रहा है। तो इसको मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन सीख रही है कि हम क्या चाहते हैं। तो इसके लिए ये टूल्स हम लोग इस्तेमाल करना शुरू करे थे। और सबसे पहला AI आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन कंपटीशन, ये जनरेटिव फ्यूचर्स के नाम से स्पेस 10 जो IKEA का डिज़ाइन और रिसर्च लैब है, उन लोगों ने ये कंपटीशन रखा था। तो वो कंपटीशन में हम लोगों ने हिस्सा लिया और हम लोग उसके अंदर सिम्बायोटिक फ्यूचर्स की कैटेगरी में हम लोग जीते। इस कंपटीशन में ये कहा गया था कि फ्यूचर का घर कैसा होगा और फ्यूचर के जो नेबरहुड्स होंगे और शहर होंगे कैसे होंगे, उसको इमेजिन करना था, मगर जनरेटिव AI टूल्स इस्तेमाल करके। तो हम लोगों ने चैट जीपीटी और मिड जर्नी जैसे टूल्स इस्तेमाल करके एक फ्यूचर शहर या फ्यूचर घर का इजाद किया। तो उसके अंदर हम लोगों का जो जीता है प्रोजेक्ट, उसके लिए एक कीनोट प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया UIA वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स 2023 कोपेनहेगन में हुआ था। तो उसके लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया। हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया और दिखाया कि कैसे हम लोग ये टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, AI को लेकर के ना बहुत सारे सस्पेंस लोगों के माइंड में कि ये ना हमारी नौकरियां छीन लेगा। AI जब से आया है तब से कुछ लोग तो टेंशन में भी जीने लग गए हैं। तो ये ज़रा खुलकर बताइए, क्या AI इंसान का सपोर्ट करने के लिए आया या फिर इंसान को रिप्लेस करने के लिए आया? कोई चीज़ इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल, अशरफुल मखलूकात है इंसान। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो इंसान ने खुद इजाद किया है AI, तो AI इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान की जो सोच है वो कई गुना ज़्यादा है। तो जो भी फील्ड्स में मशीन की एंट्री हुई, जब जब वही टाइम पे सब सोचते रहे कि शायद हमारी नौकरियां ये इस मशीन रिप्लेस कर लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इंसान का काम आसान होता गया। तो इंसान ज़्यादा ट्रेंड होता गया। तो अभी जो AI टूल्स आ रहे हैं उसमें हम ट्रेन हो रहे हैं कि कैसे हम उसको हमारी नौकरी करवाएं और हम बॉस बन जाए। कम जी बिल्कुल ये वही तरीका हो जाएगा कि हमने उसके सपोर्ट से कुछ नई चीज़ें और जी इन्वेंट कर ली है। अच्छा, हॉलीवुड कॉन्सेप्ट में ना हम बहुत अलग चीज़ देखते हैं, अलग वर्ल्ड देखते हैं। क्या एक आर्किटेक्ट वो सोच रखता है कि हाँ ये चीज़ें वाकई में डिज़ाइन हो सकती है, बन सकती है? क्योंकि जब हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही वर्ल्ड चल रहे होते हैं, कुछ अलग ही पैरेलल वर्ल्ड बनाए हुए होते हैं। तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें ना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या एक आर्किटेक्ट इस नज़रिए से देखता है कि हाँ ये चीज़ें तो मुमकिन हो सकती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो चीज़ें हॉलीवुड में डिज़ाइन की गई हैं, सेट्स वगैरह, वो भी खुद कई आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन कर चुके हैं। तो मेरे खुद कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने एवाटार का सेट डिज़ाइन किया, और वो टाइम पे जो मूवीज़ आए थे, एंजल्स एंड डीमंस, डैन ब्राउन की जो बुक है, उसका सेट, वो जो हिस्सा था रोम में थी शायद, वो हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसको
फिर 3D मॉडलिंग से कंप्लीट किया गया और मर्ज किया गया, 3D मॉडल और असलियत दोनों को मर्ज करके उसके बाद उसका सेट बनाया गया। तो आर्किटेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है ये सब फील्ड्स में, और कई ऐसे फील्ड्स हैं जो, और कई ऐसे नज़रिए हैं जो हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि वो मुमकिन नहीं हो सकते, मगर आर्किटेक्ट्स की सोच ऐसी रहती है कि जो नामुमकिन है उसको इजाद करना और फिर उसको रियलिटी बनाना। जी बिल्कुल, उसको प्रैक्टिकल में लेके आ जाना। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिज़ाइन अवेयर और बिल्ड अवेयर की। ये क्या काम है इनका और ज़माने को ये क्या चीज़ देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य, क्या मकसद है इनका, ये इस पर हम आना चाहेंगे। तो डिज़ाइन अवेयर मैंने जब शुरू किया था, जब मैं स्टूडेंट थी आर्किटेक्चरल एसोसिएशन की। तो ये कब की बात होगी? ये 2010 जी। तो जब मुझे ये आइडिया आया था कि मुझे वापस घर जाना है, वापस हैदराबाद जाना है और वहाँ पे एक कंपनी शुरू करनी है जो कि आर्किटेक्चर और इंटरडिसिप्लिनरी डिज़ाइन की फर्म होगी। तो मुझे ये मैं सीखी हूँ मास्टर्स के दौरान कि आर्किटेक्चर सिर्फ एक फील्ड नहीं है, मगर उसके साथ रिलेटेड कई फील्ड्स हैं, जैसा कि इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये वेब डिज़ाइन भी हो सकता है। ये पूरे डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड्स हैं जो आर्किटेक्चर के साथ साथ चलते हैं। तो मेरा एम ये था कि डिज़ाइन अवेयर ये सारी फील्ड्स में काम करे। तो वैसे डिज़ाइन अवेयर सेटअप हुआ और उसका एम ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करना हर किस्म के डिज़ाइन के थ्रू। तो डिज़ाइन के बारे में बहुत लो अवेयरनेस होता है अभी भी। कई लोगों को नहीं मालूम होता कि डिज़ाइन की अहमियत क्या है, आर्किटेक्ट्स की अहमियत क्या है। तो वो हम लोग हमारे काम के थ्रू उसकी अहमियत फैलाना चाह रहे हैं। जी, क्या कुछ प्रोडक्ट्स है अभी यहाँ हैदराबाद की अगर मैं बात करूँ तो? जी, तो हम लोगों ने, हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट एक स्कूल है जो गोलकुंडा किले के अंदर है, ब्राइट होराइजन एकेडमी। हम लोग उसको हिल टॉप स्कूल भी कहते हैं। वो एक ग्रीन बिल्डिंग है। तो बहुत, आप किले में गए हैं तो आप देखे होंगे कि बहुत पथरीला है और बहुत मुश्किल साइट है। वहाँ की जो जियोग्राफी है, टेरेन है, बहुत मुश्किल है। तो कई मिलियंस साल पुराना वहाँ पे पत्थर है और किला भी खुद 800 साल से ज़्यादा पुराना है। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को एक स्कूल डिज़ाइन करना था जो एक चैरिटी स्कूल है। तो हम लोगों ने ये स्कूल डिज़ाइन किया। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हम लोग को। ये स्कूल के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का भी हिस्सा थे हम लोग, और ये कई साल लगे ये स्कूल बनने के लिए। तो ये पहला हम लोगों का कंप्लीटेड प्रोजेक्ट था जो एक्चुअली 2015 में शुरू हुआ और बिल्कुल 2021 में कंप्लीट हुआ, क्योंकि ये फेज़ वाइज हो रहा था। चैरिटी स्कूल रहने की वजह से वो उसके जो फंड रेज होते गए वो उससे पार्ट्स में वो कंस्ट्रक्ट होते गया, और वो भी एक बुक में और कई अवार्ड्स जीता हुआ है। और RIBA जो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की किताब है, रीथिंक डिज़ाइन गाइड आर्किटेक्चर फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। तो पैंडेमिक के बाद कैसा होना चाहिए आर्किटेक्चर और कैसा करना चाहिए डिज़ाइन, वो किताब में ये स्कूल का भी डिज़ाइन इंक्लूड किया गया। तो ये काफ़ी यूनिक है, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हो गया हूँ ये सुन के कि पैंडेमिक के बाद किस तरह से होना चाहिए, इसके लिए भी अलग गाइडलाइन आ गई है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट क्या रहेगा इसका? गाइडलाइंस का या गाइडलाइन का क्या इम्पैक्ट रहेगा? तो ये एक चीज़ है कि इसमें कई यूनाइटेड नेशंस के गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वो गोल्स को आगे रखते हुए जैसा कि हवादार होना चाहिए स्कूल, बंद नहीं होना चाहिए, सेफ सिक्योर होना चाहिए, और बड़े स्पेसेस होना चाहिए। पहले छोटे छोटे स्पेसेस होते थे क्लासरूम्स के लिए। ये स्कूल में हम लोगों ने खुद से बड़ी क्लासरूम्स रखे। हर क्लासरूम में खिड़कियाँ और ये जो सूरज की रोशनी आती है वो पूरे स्कूल में रोशनी आती है उसकी। तो इसके लिए लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती बिल्कुल। हालांकि लाइट्स के पॉइंट्स हैं मगर लाइट्स लगे हुए नहीं हैं, क्योंकि हर जगह आपको रोशनी दिखेगी, क्योंकि दिन में ऑपरेट होता है स्कूल। और हर जगह ठंडी हवा
का सर्कुलेशन होता है स्कूल के उसमें। और जो साइट थी जिसमें पथरीला हिस्सा था, उसमें हम लोगों ने कोई पत्थर को तोड़ा नहीं और उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट करते हुए पत्थर को भी बिल्डिंग के अंदर लेते हुए बनाया। और जो भी झाड़ थे, जितना हो सके हम लोग एक भी झाड़ नहीं काटे उसमें। तो इसलिए वो एक IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड स्कूल है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर डिमांड सुन के ऐसा लगता हो कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिज़ाइन अवेयर और आपने मिलके उसको पॉसिबल कर दिया हो, कोई ऐसी स्टोरी? ऐसे हर प्रोजेक्ट हम लोग ऐसे ही सोचते हैं कि कैसे कन्वेंशनल तरीका या जो आम तरीका है उससे हटके कैसे काम करें। तो हाल ही में हम लोगों ने रिबन हाउस बोल के एक छोटा सा घर किया है। वो कुतुब शाही टूम्स के करीब गुलशन कॉलोनी में है। एक बिल्कुल 100 गज की ज़मीन पे छोटा सा हिस्सा था और उसमें इतने रिक्वायरमेंट्स थे कि हम लोगों को लगता था इसमें कैसे फिट कर पाएंगे। और क्योंकि वहाँ के घर ऐसे हैं कि बिल्कुल जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो सेटबैक रखने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और हवा और रोशनी किधर से आएगी, ये भी बहुत एक मुश्किल पॉइंट है, क्योंकि तीनों तरफ दूसरे बिल्डिंग्स बिल्कुल घेरे हुए हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो साइड पे, वो ये थी कि एक 2 नीम के पेड़ थे वो साइड पे, और इतनी छोटी ज़मीन पे ये पेड़ काटना ज़रूरी है ये सब लोग कह रहे थे, मगर हम लोगों ने ठान लिया था कि हम लोग वो पेड़ बिल्कुल नहीं काटेंगे और वो पेड़ के अतराफ़ हम लोग बनाएंगे ये घर। तो वो पेड़ों के अतराफ़ हम लोगों ने एक गार्डन बनाया, कोर्टयार्ड बनाया, और उससे ये फ़ायदा भी हुआ कि वहाँ पे पूरे जो कमरों की खिड़कियाँ हैं वो हम लोग वो गार्डन में खोल सके। अगर वो नहीं रहता तो फिर कमरों में खिड़कियाँ नहीं रहती, क्योंकि हर तरफ से बंद है। तो इसमें हम लोगों ने क्योंकि ये प्रोजेक्ट ये जो क्लाइंट है वो बाहर रहते हैं नॉर्वे में, तो उन लोगों ने कहा कि आप इसका कंस्ट्रक्शन भी करा दीजिए। तो हम लोग बिल्डरवेयर के अंडर इसका, पहले तो डिज़ाइनरवेयर के अंदर हम लोगों ने इसका आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया। उसके बाद बिल्डरवेयर के अंडर हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलात आई हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत छोटी जगह है और बिल्कुल हेरिटेज जोन में है। और इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी मौका मिला कि हम लोग नए नए तजुर्बे कर सकें ऐसे प्रोजेक्ट में, क्योंकि हमारे हाथ में है कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग कर सकें। कई फीचर्स हम लोगों ने किए। एक ये है कि एक फोल्डेड उसका फसाड है, फसाड यानी कि उसका एलिवेशन। हम लोग इसलिए रिबन हाउस कहते हैं उसको, क्योंकि एक पेपर्स पहले हम लोग डिज़ाइन किया हम लोगों ने पेपर फोल्ड करके, तो पेपर के स्ट्रिप्स बनाए और उसको फोल्ड करके अलग अलग एंगल्स में। उसके बाद उसको हम लोगों के फैब्रिकेटर ने उसको मेटल में, स्टील के जो स्ट्रिप्स हैं उसमें फोल्ड करके उन्होंने बनाया। तो ये हम लोगों ने रिबन फसाड इसलिए बनाया ताकि जितना हो सके बाहर से हवा और रोशनी आए, मगर प्राइवेसी भी मिले। तो ये बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट है। राजस्थान में भी जालियों में जाली जो दिखते हैं उसके अंदर एक प्राइवेसी रहती है, अंदर से बाहर देख सकते हैं मगर बाहर से अंदर नज़र नहीं आता। तो ये कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम लोगों ने अडेप्ट करके आजकल के कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस में, और तकरीबन हर डिज़ाइन में हम लोग जितने हमारे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको नए तरीक़े से उसको अप्लाई करते हैं हम लोग। अच्छा, ब्रेक से पहले एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। जब किसी प्लॉट पर नक्शा बनाने के लिए आर्किटेक्चर के पास कोई इंसान मतलब चला जाता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग ना समझाते हैं कि वहाँ क्यों जा रहे हो यार, वो आपको लूट लेंगे, पैसा हड़प लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नक्शा ही तो डिज़ाइन करना, हम लोग सब मिल के कर लेते हैं ये सारा काम। तो ये किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? क्या वो ऑथेंटिसिटी में के साथ बात कर पा रहे हैं कि हम घर पे बैठ के डिज़ाइन कर लेंगे, बना लेंगे, आपका काम तो बहुत ही ईजी है, कोई भी कर सकता है? जी, यही तो सोच हम लोग इसको कॉम्बैट करने के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन अवेयर क्रिएट किया, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि क्या आर्किटेक्ट का क्या रोल होता है और क्या अहमियत होती है। तो कई लोग सोचते हैं कि इजी काम है, बहुत इजी है। हाँ, ये सोच तो रहती है, सिर्फ लकीरें मारना है, ये हम भी कर सकते हैं।
और ज़्यादातर जब घर का मामला होता है, जब सारा ख़ानदान इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, क्योंकि हर एक का कमरा होता है, हर एक का हिस्सा होता है, तो उनका भी ओपिनियन होता है, उनकी भी वो होता है। तो हम लोग साथ साथ दो चीज़ें कर रहे होते हैं हम लोग साथ में। एक हम लोग हमारा डिज़ाइन कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि आर्किटेक्ट की अहमियत क्या होती है। तो जैसा कि आपने कहा कि कई पैसे बर्बाद हो रहे हैं, मगर जब आप आर्किटेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते या डिज़ाइनर का इस्तेमाल नहीं करते, उनका इनपुट नहीं लेते, तो उसमें आपके पैसे वेस्ट होने का ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि कुछ गलतियां हो सकती हैं जो बाद में जाके आप सही नहीं कर सकते। तो हर चीज़ जो भी करना है वो या तो पेपर में, या तो मॉडल में, या तो वर्चुअल रियलिटी में आप पूरे गलतियां या पूरे जो भी डिज़ाइन के डिसीजंस है वो पूरे ऑफ साइट लेने चाहिए। जब आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, जब कोई डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, अगर आप जब चेंजेस करेंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए जो आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स होते हैं वो पहले पूरा प्लानिंग कर लेते हैं, और पूरा डिज़ाइन भी और कंस्ट्रक्शन का भी जो पूरा तरीक़ा है वो पूरा प्री प्लान होता है। और उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है, जब स्मूथ प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आपको चेंजेस वहीं तक महदूद रखना चाहिए जब तक ये वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, तो आपको फ़ायदा हो बिल्कुल सकता है। ज़रूर फ़ायदा इससे मिलता है। इंट्रो में हमने किताब का जिक्र किया था, 100 वुमेन्स आर्किटेक्ट इन प्रैक्टिस। उन 100 महिलाओं में से, ख़वातीन में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इंडिया से 2 है और एक हमारे साथ है। क्या वो सलाहियतें थी जो उस किताब में जिनका जिक्र किया गया, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। तो ये ऐसी किताब है जिसका एम, जब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, उनका एम ये था कि कई ऐसी ख़वातीन हैं जिसका क्योंकि हम लोग ग्लोबल साउथ में रहते हैं, ऐसे कंट्रीज़ हैं जो निगलेक्ट हो जाते हैं, जो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो वो चाह रहे थे कि एक ऐसी किताब हो जिसमें हर दुनिया के कोने कोने से, हर कंट्री से आर्किटेक्ट्स हों जिसको रिकग्निशन मिले। तो उस वजह से उन्होंने ये किताब बनाई। तो इसके अंदर उसके अलग अलग क्राइटेरिया थे सेलेक्ट करने के उनके। तो उसमें से ये थे कि किसी का काम उनको जब कुछ अलग लगा तो उससे कुछ प्रोजेक्ट सबमिशन करवाए होंगे आपसे। जी, वो प्रोजेक्ट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स तो पूरे वेबसाइट पे हैं हमारे designaware.org, और कई पब्लिक डोमेन में हैं हमारे प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि ये प्रोजेक्ट्स उनको पसंद आए, और फिर उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। आपका जिक्र है जो वो शामिल किया उन्होंने। मतलब क्या फीडबैक आते हैं, क्या रिस्पांस मिलते हैं जब कोई इस बुक को पढ़ता है तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है कि नहीं हमें आपको वहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आपके डिज़ाइन हमें बहुत अच्छे लगे? जी, ये ऐसी कई किताबों से और न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब आता है हमारा मेंशन, तो कई ऐसे लोग रहते हैं जिसको समझ में आता है कि हाँ, मुझे ऐसे टाइप के आर्किटेक्ट चाहिए, और इनका सोचने का तरीक़ा मैच होता है, तो वो वैसे लोग हम लोग को कांटेक्ट करते हैं। अभी तक ये किताब तो रिलीज़ होने वाली है, तो ये किताब अभी छपी है, अगर रिलीज़ नहीं हुई है, हम खुद इसका इंतज़ार कर। टीवर्क्स की हम बात कर रहे थे, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की एक स्कीम है, यहाँ पे आपको फेलोशिप के लिए चुना गया है, इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, टीवर्क्स एक ऐसी फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, जैसे कि आपने कहा, उन लोगों ने शुरू किया है ये सिटीजन्स के लिए, जिसको ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोटोटाइपिंग सेंटर है। इसका मतलब है कि वहाँ पे अलग अलग मशीनें हैं जो अलग अलग किस्म से फैब्रिकेशन कर सकते हैं आप। तो ये मशीन सबके लिए अवेलेबल है, जो भी हैदराबाद के सिटीजन्स हैं, जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं, वो लोग आ सकते हैं। और जिसके पास कोई आइडिया है प्रोडक्ट बनाने का, तो वो प्रोडक्ट का आइडिया लेके अंदर आ सकते हैं, और फिर वो बाहर निकलेंगे एक प्रोडक्ट, कंप्लीटेड प्रोडक्ट लेके। तो ये है टीवर्क्स का एम। तो टीवर्क्स में वो चाह रहे हैं कि ये इंडिया के अलग अलग ऐसे लोग आएँ अलग अलग फील्ड से,
जिसको प्रोटोटाइपिंग में दिलचस्पी है और फैब्रिकेशन में दिलचस्पी है और जिसका थोड़ी सी अलग सोच है, तो वो लोग गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसके लिए वो लोगों ने एक फेलोशिप जारी की, उसके लिए वो मैंने अप्लाई किया उसके लिए, और मुझे सीनियर फेलो का पोजीशन मिला। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से मैं ज्वाइन करूँगी टी-वर्क्स। तो हमारा ये एम है डिज़ाइन अवेयर, और उन लोगों ने भी कहा कि टी-वर्क्स के ज़रिए से डिज़ाइन अवेयर आगे बढ़ सकता है। तो अलग अलग तरीक़े से हम प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वो कई वक्त ऐसा होता है कि उसको बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे एक सेंटर है जहाँ पे हर किस्म की मशीनें हैं और हर किस्म के टेक्निकल सपोर्ट है कि वो लोग हमको गाइड कर सकते हैं कि कैसा बनाएं ये चीज़, और कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए, कौन सी मशीन यूज़ की जाए। ये सब छोटे या बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, अलग अलग स्केल्स में, 3D प्रिंटिंग, लेज़र कटिंग, CNC कटिंग, ये मोल्डिंग, ये सब किस्म की मशीनें हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है तो आप शुरू में कैसे इसको डेवलप करें और कैसे इसको रियलिटी में लेके आएँ। तो ये है वो ऐसी फैसिलिटी है कि पूरा प्रोसेस शुरू से लेके आखिर तक पूरा प्रोसेस ये फैसिलिटी में आप तैयार कर सकते हैं। तो इसका हिस्सा मैं बनने जा रही हूँ। हैदराबाद इंडिया में आप काम कर रहे हैं, इसके अलावा आपका जो काम है वो दुबई में भी है, वहाँ किस तरह से काम हो रहा है? जी, तो दुबई में इन5 के नाम से एक गवर्नमेंट इंक्यूबेटर है जो स्टार्टअप्स को रजिस्टर करा के उसको सेटअप करने में उसकी मदद करता है। तो हम लोगों ने अप्लाई किया, तो पूरी दुनिया के लिए ओपन है वो। तो हम लोगों ने इन5 के लिए इन5 डिज़ाइन में अप्लाई किया, जो दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब हमारा ऑफ़िस वहाँ पे हम लोग सेलेक्ट हुए और हमारा ऑफ़िस है वहाँ पे। और दिलचस्पी की बात यह है कि हम लोगों ने कुछ साल पहले दुबई डिज़ाइन वीक में हिस्सा लिया था, और उसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया था। अरीश लोकल मटेरियल है वहाँ का, जो खजूर के पाम फ्रॉन्ट के जो बीच का हिस्सा होता है, मिड रिब, उससे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने वो मटेरियल इस्तेमाल करके ये स्कल्पचर बनाया, जो दुबई डिज़ाइन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और अब हमारा ऑफिस भी वहीं है। अच्छा, कुछ देर पहले ना आपने एक जिक्र किया कि अगर आप पोइट हैं, अगर आप पोइट्री भी लिखते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल इस फील्ड में किया जा सकता है एज ए आर्किटेक्ट। ये कैसे पॉसिबल? ये मेरा पर्सनल सवाल है जी। ये तो सोच है, पोइट की सोच या शायर की सोच ऐसी होती है कि कुछ वो लैंग्वेज से खिलता है, तो लैंग्वेज को कैसा इस्तेमाल करके कुछ और बनाए। तो उसी तरीके से वही सोच होती है आर्किटेक्ट की, जो हमारे पास है, जो आम चीज़ होती है उसको बदल के या कोई नई चीज़ ईजाद करके कैसे उसको नए नज़रिए से देखा जाए। तो ये एक वे ऑफ थिंकिंग है, ये सोच है ये। तो इसमें चाहे पोएट हो या कोई कार्टूनिस्ट हो या कोई और हो, स्कल्प्टर हो, वो सब आर्किटेक्चर में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही। सबसे आखिर में मैं आपसे यही मतलब निवेदन करूंगा, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप उन ख़वातीन को, उन लड़कियों को, उन औरतों को आपकी तरह उड़ान नहीं भर पा रही हैं, उनको आप एक सख्त पैगाम दीजिए कि नहीं, आप घरों से निकलिए, अपने सपनों को साकार कीजिए, जो आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव कीजिए। दुनिया इंतज़ार कर रही है आपका, आप घर में बैठे हैं, उनके लिए एक पैगाम हो जाए जी। जो आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, दुनिया इंतज़ार कर रही है जी। सबको ज़रूरत है, हर इंसान का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अलग होता है, तो यूनिक कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपकी यूनिक आवाज़ और आपके यूनिक काम का सबको ज़रूरत है, तो ये मैं कहूँगी। तो नाज़रीन, ये थी तकबीर फ़ातिमा हमारे साथ। इनका जिक्र हमने इंट्रो में भी बताया था, बहुत ही बड़ी शख्सियत है। हैदराबाद में सिर्फ चार मीनार नहीं, तकबीर फ़ातिमा जी भी यहीं रहती है। तो ये जो प्रोग्राम था, इसके ज़रिए से हमने आपको सिर्फ ये बताया कि आप अपने आप को घरों में कैद मत कीजिए, आप बाहर निकलिए, जो सपने आपने सजाए उन सपनों को आप साकार कीजिए, क्योंकि जो नारी शक्ति है उसका जिक्र बार बार हमारे इस देश में, हमारे इस मुल्क में किया जाता है कि नारियों को यहाँ पर पूरा सम्मान है, पढ़ने की पूरी आज़ादी है, लेकिन आप अपने आप को घरों में बंद करके बैठे हुए हैं। तो आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने सपनों को साकार करने की ज़रूरत है। ये दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। वुमेन हावर का ये प्रोग्राम आज यहीं पर ख़त्म होता है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।